हमें हमेशा से सिखाया गया है कि बड़ा लोन मत लो, क्रेडिट कार्ड मत यूज करो, अपने आप को कर्ज में मत डालो, जॉब करो, सिक्योरिटी चेस करो, बिजनेस मत करो, बहुत रिस्क है। पर हर्षद मेहता सेज, लाला रिस्क है तो इश्क है। क्या आपने कभी सोचा है धीरू भाई अंबानी के पास बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसे कहां से आए? 1950 में उन्होंने अपना फर्स्ट मसाले का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे बचाए थे, पर उन्हें कुछ और पैसे की जरूरत था, तो उन्होंने अपने वाइफ के भाई के साथ पार्टनरशिप करके थोड़ा पैसा और रेज किया। फिर धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल हुई, लेकिन धीरू भाई को एक्सट्रीम कंपटीशन को फेस करनी पड़ी और वो बड़ी जोखिम लेते हुए पब्लिक कंपनी बनाने का डिसीजन लिया। जनवरी 1978 में धीरू भाई अंबानी ने 58,000 मिडिल क्लास लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो गए, जहां पर उन्होंने 28 लाख शेयर को 10 रुपए के फेस वैल्यू पर बीड किया। सिंपल मैथ करें तो 28 लाख मल्टीप्लाई 10 रुपीज 2 करोड़ 80 लैक्स। भाई साहब, 58 लाख लोग आप पर जब भरोसा करके आपको बैकअप करते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि कितना प्रेशर हुआ होगा उस बंदे पे? उन्होंने 2 करोड़ 80 लाख को अराउंड 75,000 करोड़ रुपए बना के अपनी फैमिली और इंडिया की और भी फैमिली को जबरदस्त सिक्योरिटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कैसे एक ऑर्डिनरी बच्चा जो एक स्कूल ड्रॉप आउट था, उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री जैसे बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। बढ़ने से पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि क्यों अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। क्यों अमीर और गरीब के बीच एक्सट्रीम फासला है? क्यों 80% दौलत 20% लोगों के पास ही है? क्यों अमीर लोग कम काम करते करते अमीर बन जाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, और क्यों गरीब लोग इतना फोकस होने के बावजूद, पूरा दिन काम करके पैसा बचा के कंजूसी करने के बावजूद एक एवरेज लाइफ जी पाते हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता है, जिसके कारण हमें स्ट्रगल करना पड़ता है? इसका आंसर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक व्हाई द रिच आर गेटिंग रिचर और रिच डैड पुअर डैड में दिया हुआ है। क्लियरली बताया है, जिसको अगर अच्छे से समझ के अपने लाइफ में स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करो तो आप भी अपने ड्रीम लाइफ जी सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से एक पुअर मिडिल क्लास और एक रिच आदमी में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, विच इज एजुकेशन। और एजुकेशन का मतलब फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, बल्कि फिनेंशियल एजुकेशन। अमीरों के पास फिनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा होती है, फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनेंशियल एजुकेशन मानते हैं, क्योंकि यही वो एजुकेशन पर फोकस करने की एडवाइस दी हुई है। टैक्स, डेब्ट और फैंटम इनकम। चलो पहले तीनों को समझते हैं। नंबर 1, टैक्स। अमीर और गरीब के बीच में पैसों का मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है टैक्स की वजह से। एक अमीर आदमी ज्यादा कमाने के बावजूद भी पुअर एंड मिडिल क्लास लोगों से कम टैक्स भरता है लीगली। बड़े बिजनेसमैन, बड़े क्लास के लोग के इंटरव्यू से पता चलता है उन्हें 5 स्टार और 7 स्टार होटल में रहने का कोई शौक नहीं है, पर उन्हें फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं ये सारे एक्सपेंसेस को ऑफिस के खर्चों पे दिखाया जाएगा, तो उन्हें टैक्स रिडक्शन में काफी हेल्प मिलेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टैक्स गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए एक मेजर चंक ऑफ इनकम कहा जाता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग टैक्स उनके खर्चों के लिस्ट में टॉप 3 में आते हैं, जो कि उनके इनकम का 21% ले लेता है। इसलिए अमीर जानते हैं अगर इनकम का बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट को दे दिया तो वो मिडिल क्लास और गरीबों वाली लाइफ उनको जीना पड़ेगा। तो सिंपल, बिजनेस के नाम पर एक्सपेंसेस दिखाओ और अपना टैक्स बचाओ, क्योंकि गवर्नमेंट भी बिजनेस पे बहुत टैक्स कट करके इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। यानी अगर जब आप जॉब कर रहे हो तो गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आपके बच्चे ने स्कूल के फीस गई कि नहीं, आपके घर में खाना है क्या नहीं। पहले टैक्स कट जाएगा, आपकी सैलरी फिर आएगी, आपको सैलरी मिलेगी। वही अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस के नाम पे बहुत सारे एक्सपेंसेस दिखा सकते हो और लास्ट में जो अमाउंट बच जाता है उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड अमित बिजनेस एक्सपेंसेस पे खुद के लिए आईफोन खरीदा, क्योंकि जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट को बिजनेस की तरक्की चाहिए और अपने इकोनॉमिक्स को
बूस्ट करने के लिए। इसलिए मेरे फ्रेंड ने पैसे भी बचा लिए और खुद के लिए आईफोन भी खरीद लिया। हुई ना एक विन विन सिचुएशन। सेकेंड, डेप्ट। हम बात करते हैं डेप्ट की। डेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स जिसका यूज करके रिच होते जाते हैं और मिडिल क्लास और गरीब होते जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि वो लोग बिजनेस करेंगे, पर पैसे ना होने के कारण वो जॉब करके पैसे जमा करते हैं, बट कंफर्ट जोन में चले जाने के कारण फिर वो बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं पाते। पर यही जब लोगों को जब कार, घर, आईफोन जैसे कोई चीज लेने का मन होता है, तब ये लोग या तो लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड स्वैप करके अपनी लायबिलिटीज को खरीद लेते हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे। देखा जाए तो फिनेंस बड़ा ही सिंपल है। जो मैंने पैकेट में डाला वो एसेट्स है और जो पैकेट से निकला वो लायबिलिटीज है। मुकेश अंबानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन होने के बावजूद भी जियो स्टार्ट करने के लिए 12,850 करोड़ का लोन उठाते हैं। क्यों? धंधे के लिए। अब धंधे और डेप्ट में क्या रिलेशन है? मिडिल क्लास लोग बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट कर 5% का इंटरेस्ट कमाते हैं और इन्हीं लोग के पैसे एक रिच बिजनेसमैन 10 से 12% इंटरेस्ट पर आकर लोन उठा लेता है। फिर वो धंधा करता है, वो उससे कमाता है 20 से 25% प्रॉफिट और फिर 10 से 12% बैंक को इंटरेस्ट पे कर देता है और बैंक नॉर्मल लोगों का एक मिनिमम इंटरेस्ट देके पैसे को रोल कर देती है। मतलब वो अमीर इंसान ने लोगों का पैसा यूज करके पैसा कमाया। और यहाँ एक सवाल जो आपके दिमाग में आएगा, बिजनेसमैन का बिजनेस फेल हो गया तो क्या? ये तो बड़ा रिस्क है। मैंने जैसे कहा रिस्क है तभी तो रिस्क है। मान लीजिए कल आप ऑफिस के लिए निकले, ट्रक ने आपको उड़ा दिया। यूं रोड पे चलना भी रिस्क है, फिर भी लोग रोड पे चलना तो बंद नहीं कर देता, बस और ज्यादा सावधान होकर चलने की जरूरत होती है। वैसे ही आपको भी कैलकुलेट रिस्क लेकर बिजनेस रन करना है। बिजनेस फेल हो गया तो क्या? कुछ नहीं, पहले तो बैंक आपसे पैसा रिकवर करने की ट्राई करेगी। अगर रिकवर नहीं कर पाए तो वो खुद से लोगों के पैसे क्लियर कर देगी, क्योंकि बैंक के पास जो आपके पैसे हैं वो आप ही के तो हैं। और क्या आपको पता है वो पैसे बैंक को कौन देगा? गवर्नमेंट बैंक को पैसा देगी और रिकैपिटलाइजेशन अनाउंस करेगी और यहाँ पे बेसिकली आपसे और उल्टा टैक्स लिया जाएगा और आपके ही पैसे से आपकी भरपाई होगी। है ना ये अजीब सी बात? इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं फाइनेंशियल मास्टर्स को पैसे नहीं चाहिए, पैसे बनाने के लिए। नंबर 3, फैंटम इनकम। फैंटम इनकम को इनविजिबल इनकम भी कहा जाता है। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फैंटम इनकम भूत की तरह तो है पर दिखाई नहीं देता। इस इनकम को एक ऐसे इंसान ही देख सकता है जिसके पास राइट फाइनेंशियल एजुकेशन है। फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को रियल एस्टेट का एक टुकड़ा खरीदना है जिसका प्राइस है 50 लाख रुपीज। वो खरीदने के लिए 20% डाउन पेमेंट करना होगा और डाउन पेमेंट पे करने के लिए वो यूज करेगा अपनी वो इनकम जो टैक्स देने के बाद उसे बची है। वही एक अमीर खुद पैसे से कभी भी रियल एस्टेट नहीं खरीदेगा, वो बैंक के पैसे लेगा और रियल एस्टेट खरीदेगा। इस ट्रांजैक्शन में जो टैक्स कॉस्ट बचत होती है वही उसकी फैंटम या इनविजिबल इनकम है। यह वो इनकम है जिसके लिए अमीर इंसान ने कोई काम ही नहीं किया, उसे काम करना नहीं पड़ा। फैंटम इनकम को करने के लिए आपको दूसरे के पैसे को खुद के फायदे के लिए यूज करना पड़ता है। बड़े से बड़े सॉफ्टिकेटेड इन्वेस्टर पैसे बोरो करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, क्योंकि बोरो करने से वो बड़े टैक्स ब्रैकेट को एलिमिनेट कर देते हैं। और यही फैंटम इनकम यूज करके रॉबर्ट कियोसाकी ने 8000 रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का एम्पायर खड़ा किया। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात किया जाए तो 28 कंट्रीज में इंडिया का रैंक फाइनेंशियल लिटरेसी के पोजीशन में 23rd पे आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 20% लोग ही फाइनेंशियली लिटरेट हैं। क्यों अनिल अंबानी के पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी वो बैंकरप्ट हो जाता है? बात पैसों की नहीं है, बात है उन्हें ढंग से मैनेज करने की। चाय सुट्टा बार के ऑनर अनुभव दुबे कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आते थे, फिर भी उन्होंने 400 आउटलेट खोला, 150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, वो भी बिना किसी फंडिंग के, ओनली और ओनली बॉट स्ट्रिपिंग के बेस पे। और यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
आपको बजटिंग पे ध्यान देना है, इनकम का 20% इन्वेस्ट करना है, हेल्थ के लिए इंश्योरेंस करवाना है और बुढ़ापे, बच्चों की शादी और एजुकेशन के लिए प्लान करना है। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच डू यू कीप, हाउ हार्ड इट वर्क फॉर यू। आने वाले सालों में बहुत सारे लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल करने वाले हैं, लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ऑथर कहते हैं कि वेस्ट बुढ़ा हो रहा है। यहाँ मोस्टली बात कर रहे हैं कनाडा, यूएस और यूरोप की। कंट्री जैसे कि इंडिया, वियतनाम, चीन अमीर बनने वाले हैं आने वाले कुछ समय में। पहला रीजन है ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी काफी ग्लोबल हो चुकी है और कंपनी डेफिनेटली वैसे कंट्रीज को चूज कर रही हैं जहां पे प्रोडक्शन फैक्ट्री सेट करना आसान है और जहां पर लेबर भी काफी सस्ता है। यही वजह है कि एशिया कंट्रीज एक बहुत बड़ा थ्रेट्स है दूसरी कंट्रीज के लिए। और नंबर 2 टेक्नोलॉजी। अब सारे बिजनेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो जो कंट्री टेक फ्रेंडली है वहाँ कंपनी ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाएगी और यहीं पे इंडिया के पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो अभी हम सभी को फाइनेंशियल लिटरेसी पर फोकस करना चाहिए और साथ में स्किल इंप्रूव करने पर भी फोकस होना चाहिए, जिससे हम इंडिया को आने वाले सालों में और आगे बढ़ा सकें। यहाँ तक देख रहे हैं तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। अगर आपको पसंद आया स्टोरी तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।